जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स का आपका नया लेक्चर वीडियो लेकर के आए हुए हैं और आज फिर से आपका एडू पांडे के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो मैं वीडियो आपको जो पढ़ा रहा हूं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपना सजेशन हमें निश्चित रूप से दें ताकि मैं इसको कंटिन्यू और तेजी के साथ ले चलूं, जिसके कारण आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए पीछे जो हमने वो देखा था उसके जस्ट आगे हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान होगा हमने लिखा हुआ था औसत वेग, जिसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, इसको भी देखेंगे। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन को देखेंगे, बल यानी कि फोर्स को देखेंगे और जड़त्व यानी कि इनर्शिया को यहाँ पे हम अभी कवर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? सिंपल सी बात है कि औसत क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको। मैथ की भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि औसत किसको कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई तीन दोस्त हैं, ठीक है, तीन दोस्त हैं और एक का वजन 50 केजी है, दूसरे का वजन 60 केजी है और तीसरे का वजन 40 केजी है। और आपसे पूछा जाए कि तीनों का औसत वजन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। आपका कितना आएगा? 150/3 यानी कि 50। यानी कि औसत वजन जो हो गया, औसत वेट जो हो गया, वह आपका कितना हो जाता है? यहाँ पर वह हो जाता है 50 केजी। ठीक है, अब उसी चीज को यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि औसत का मतलब आप समझ गए होंगे कि औसत का मतलब होता है कि जितना है उस सब का सम बटा उस सब का नंबर ऑफ। ठीक है, अब औसत वेग को समझिए। वेग, सीधा सीधा वेग को ध्यान रखना, औसत को भूल जाइए, आपके औसत नाम का कुछ दिया हुआ है। अब सीधा वेग को ध्यान रखिए। वेग का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में तय किया गया जो विस्थापन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। 1 सेकेंड में तय किया गया जो विस्थापन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे औसत वेग की बात हो रही है। तो औसत वेग का मतलब हुआ कि जब मैं चलना प्रारंभ करता हूं और जब जाकर के रुकता हूं, यानी कि प्रारंभ से शुरू करने के बाद रुकने के समय तक जो हमने टाइम पीरियड कंज्यूम किया है, जो हमने समय लिया है, उसके अनुपात को, यानी कि डिस्टेंस, विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? v + u/t। यानी v क्या होता है? अंतिम वेग होता है। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। यानी कि ये आपका लास्ट वेलोसिटी एंड ये इनिशियल वेलोसिटी, इसके अनुपात को हम लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं। अब एक चीज हमको बताइए कि 5 मीटर हो और प्लस 7 मीटर हो तो आपका जो आएगा, जो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 12 मीटर। आप यहाँ पे देख रहे हैं मात्रक हम लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? मात्र एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे यह फाइनल वेलोसिटी है, यह इनिशियल वेलोसिटी है। तो इन दोनों का यहाँ पे वेलोसिटी दोनों का जो है उसका मात्रक क्या हो जाएगा? सिंगल सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसके मात्रक की अगर बात होगी तो मीटर पर सेकेंड इसको हम लिख सकते हैं। क्या इसी मीटर पर सेकेंड को हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड लिख सकते हैं? इसको भी मीटर पर सेकेंड ही पढ़ा जाता है या इसको भी मीटर पर सेकेंड ही पढ़ा जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए कि इसका आप डायमेंशन लिखिए, दोस्तों जो भी पीछे का वीडियो आपको दिया गया है उन वीडियो को निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि फिजिक्स की एक सबसे खास बात होती है कि हर अगला टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेट करता है और एग्जाम्स में जो मात्रक होते हैं या डायमेंशन होते हैं इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह तभी कवर हो पाएगा साथियों जब आप इसको अच्छे तरह से देख पाएंगे। देखिए, याद करके रट करके अगर पास होना होता तो आज के टाइम में सब लोग नौकरी में होते हैं, लेकिन समझना जरूरी होता है। अगर आप समझ लेते हैं, आपको याद नहीं भी रहेगा, आप नींद में भी रहिएगा ना, कोई आपसे पूछेगा तो आप उसका आंसर दे पाइएगा। लेकिन अगर रटे होइएगा तो जगह रहने पर भी पूछने पर आप उसका आंसर गलत बता सकते हैं। अब अगर इसका डायमेंशन लिखना हो तो हमने आपको बताया था कि m का इस्तेमाल कब करते हैं? जब मात्रक में kg दिया हो। kg तो दिया नहीं है तो इसका पावर 0 डाल देंगे और किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। और 1 से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है आपका m। m के लिए हम लोग l का इस्तेमाल करते हैं। m का पावर क्या है? कुछ नहीं, तो l का भी पावर कुछ नहीं देंगे। s के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? t का। t का पावर, s का पावर क्या है? -1, तो t का पावर भी -1 दे देंगे और ये हो गया आपका ब्रैकेट 1। यानी कि जो औसत वेग हो गया इसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन है, सॉरी विमा है, वो क्या हो जाता है? वह m0L_t-1, या इसको सीधा सीधा आप L_t-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक नोट में आप लिखिएगा एवरेज वेलोसिटी का। नोट होता है कि किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल शून्य नहीं हो सकती है जबकि उसका औसत विस्थापन या औसत वेग
शून्य हो सकता है। अब कैसे? सिंपल सी बात, ध्यान होगा हमने जब दूरी और क्या इसको विस्थापन को हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि दूरी जो होता है वह समय के साथ हमेशा बढ़ता है, लेकिन विस्थापन जो है समय के साथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और माइनस में भी जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर वेग है तो उसके लिए आप विस्थापन इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब विस्थापन इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा, उस टाइम में वो हो जाएगा आपका माइनस में ऋणात्मक हो जाएगा वो। ठीक है, अगला आप यहां पे देखिए, अगला क्या है? त्वरण है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब ध्यान से समझिए, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझना इसको जो है सो जरूरी है। एक्सेलरेशन होता क्या है? आपने बाइक चलाया होगा, आपने साइकिल चलाया होगा, आप किसी गाड़ी में सफर किए होंगे, तो आप उस समय देखते होंगे कि गाड़ी का जो स्पीड होता है, गाड़ी की जो चाल होती है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो बहुत धीरे होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जो अपने मैक्सिमम स्पीड पे होता है। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन दोस्तों। यानी कि समय के साथ अगर हमारे वेग में, हमारे गति में परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं क्या? त्वरण। उसी को हम लोग कहते हैं त्वरण। ध्यान से सुनिए, यानी कि समय के साथ अगर हमारे गति में परिवर्तन होता है, समय के साथ यदि हमारे वेग में, वेलोसिटी में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। सिंपल सी बात कि इसी डिफिनेशन से आपको जो है इसका सूत्र निकल के आ जाएगा, त्वरण। वेग परिवर्तन, समय के साथ क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, ये हो गया आपका त्वरण का परिभाषा या त्वरण का डिफिनेशन। त्वरण का परिभाषा सीधा होता है कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, दर मतलब डिवाइड है, यहां पे जो है समय के साथ हो रहा है तो समय से हम डिवाइड करेंगे। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। और देखिए वेग परिवर्तन है तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए, वेग परिवर्तन क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, समय अंतराल के लिए क्या होगा? t। अब देखिए नीचे समय दिया हो या समय अंतराल दिया हो, एक ही हम लोग t का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? ये या एक ही s का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? मान लेते कि 5 सेकेंड है माइनस 3 सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड है माइनस 3 सेकेंड, तो क्या आएगा? 2 सेकेंड आएगा। सेकेंड कितना आया? एक ही आया, तो हम लोग यहाँ पे t एक ही लिख रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज हमको बताइए कि क्या इसका अगर आपको मात्रक लिखने के लिए कहा जाए तो मात्रक आप लिख सकते हैं? मात्रक आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको इसको हम थोड़ा सा और जो अंदर लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं अभी हम, इसको और थोड़ा अंदर लेकर के चलते हैं। जैसे वेग परिवर्तन दिया हुआ है तो क्या वेग का फॉर्मूला हम यहां इस्तेमाल कर सकते हैं? वेग का फॉर्मूला, वेग का क्या होता है? वेग का होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय हो गया वेग का, उसके बाद बटा है हमने बटा दे दिया, उसके बाद समय अंतराल है हमने दे दिया समयांतराल। अब याद कीजिए, आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है और ये ऊपर चला जाएगा, यह आपका नीचे चला आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं विस्थापन गुने 1 बटा समयांतराल गुने समय, समय अंतराल गुने समय। आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताइए, विस्थापन ऊपर दिया हुआ है तो विस्थापन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? विस्थापन का अगर मात्रक की बात होगी तो क्या होगा? विस्थापन क्या है? एक लंबाई है, एक लेंथ है, तो उसका मात्रक आपका हो जाएगा मीटर। उसके बाद मल्टीप्लाई 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय अंतराल के लिए हमने बताया कि एक समय का इस्तेमाल करेंगे, फिर गुना है, गुना दिया, फिर दूसरा समय दिया, यानी क्या इसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी को अगर ऊपर लेकर के हम आ जाएं, इसी को अगर हम ऊपर लेके आ जाए, हो सकता है कि यहाँ आपको ना दिखे तो हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अगर इसी को हम ऊपर लेकर के आ जाए तो क्या हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि डायमेंशन लिखिए, इसका विमा लिखिए, तो विमा क्या हो जाएगा? जिस तरह हमने अभी औसत वेग में किया था, यानी कि केजी है, केजी के लिए m इस्तेमाल करते हैं, केजी यहाँ पे है नहीं तो 0 डाल दिया। मीटर के लिए एल इस्तेमाल करते हैं, ऊपर पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं डालेंगे। सेकेंड के लिए टी इस्तेमाल करते हैं, पावर -2 है, -2 डाल देंगे। आपका हो गया। या इसी को हम आप लिख सकते हैं, एम हटा दीजिए सीधा, एल टी -2, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी आपको कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल आपका सही है। ये इस तरह से लिखा जाए या इस तरह से लिखा जाए, बात समझ आ रहा है? यानी
ठीक है दोस्तों, यानी कि हम अब आशा कर सकते हैं कि आपको यह आसानी से जो है समझ में आया होगा कि त्वरण जो है सो किसको कहते हैं या त्वरण जो है सो क्या होता है, या अच्छे तरह से आप जो है सो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं आपका बल, फोर्स। तीसरा नंबर है फोर्स। आप इसको अगर उतारना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आसानी से उतार लीजिए, इसको आसानी से आप उतारिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला बल को, बल यानी फोर्स को। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाइए, बल, फोर्स। अब हमें एक चीज आप बताइए, सिंपल सा बात बताना है कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है, उसकी परिभाषा हमको कहां से प्राप्त होती है? जो फोर्स होता है, जो बल होता है, उसकी परिभाषा हमको कहां से प्राप्त होती है? आपको सिंपल सा बताना है। देखिए, एक्चुअली होता यह है कि बल की जो परिभाषा है वह हमने अब तक पढ़ रखा है, या जो मार्केट में आप टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए, उसमें लिखा गया है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है उससे हमको बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, यह बात उसमें हमको लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों 2018-19 में जो एएलपी ने एग्जाम लिया था, आरआरबी ने जो एग्जाम लिया था, उसने पता है क्या चेक कराया है? उसने चेक कराया है कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है उससे हमको बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, अब एक चीज हमको बताइए कि अब हम और आप जाकर के वहां से पे आरआरबी से बहस तो नहीं कर सकते हैं। हमारे और आपके साथ पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर हम आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि बल की परिभाषा जो है आरआरबी के अकॉर्डिंग किससे प्राप्त होती है? न्यूटन के सेकेंड लॉ से प्राप्त होती है। इस बात को आप मेंशन करके लिखे रहिएगा, और अभी रेलवे का एग्जाम शुरू हो चुका है, उसमें आप जाकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको हकीकत बताता हूं कि न्यूटन ने न बल के, न्यूटन के प्रथम नियम में, न न्यूटन के द्वितीय नियम में, और न ही न्यूटन के तृतीय नियम में बल का परिभाषा दिया है। ठीक है, न्यूटन ने बल की परिभाषा अलग से दिया है। और बल की परिभाषा उन्होंने क्या दिया है? हम जब न्यूटन का गति का नियम पढ़ेंगे वहां पे आपको न्यूटन के बारे में और क्यों ऐसा हुआ, ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कि बल की परिभाषा जो है सो क्या है। ठीक है, बल की परिभाषा को नॉर्मली हम यहाँ पे देखते हैं। सिंपल सा एक चीज आप समझिए कि बल क्या कहता है। अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु पे जैसे ये बोर्ड है, इस पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा? फोर्स लगा रहे हैं तो मेरी न्यूटन या मेरी एनर्जी तो खर्च हो रही है, हमने इस पे बल तो लगाया। ये अलग बात है कि पीछे की तरफ दीवार है और यह यहां से विस्थापित नहीं हुआ। तो बल की परिभाषा कहता है कि बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था और आकृति को बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है। ठीक है, एक बार और सुनिए, बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदलता है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था या आकृति को बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है। ठीक है, यह कौन बताता है? यह आपका बल बताता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने दो बातों का चर्चा किया है। पहला बात हमने क्या बताया है कि अवस्था बदलेगा, अवस्था बदलेगा। दूसरा हमने क्या बताया है? आकृति बदलेगा। ठीक है, या अवस्था बदलेगा, आकृति बदलेगी, या फिर अवस्था और आकृति बदलने का प्रयत्न करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पे ध्यान दीजिए, यह बल का आपका डिफिनेशन था। अब जैसे कोई गाड़ी अगर वाहन चल रही है एक समान गति से, ठीक है, एक समान गति से कोई वाहन चल रही है, या फिर कोई रुका हुआ है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो दो तीन दोस्त अपने आपस में खड़ा होकर बातचीत कर रहे हैं, पीछे से एक दूसरा दोस्त आया, आपको जो है सो धक्का दे करके रोका, धक्का दिया तो आप थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? आगे की तरफ पुश हो जाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि उस बंदे ने आपके ऊपर क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। उस बंदे ने, आपके दोस्त ने आपके ऊपर फोर्स लगाया है, तो आप पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन आपके ऊपर इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाया गया कि आप यहां से खसक के यहां आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो इस दौरान क्या हो रहा है कि आप आगे तो गए लेकिन पुनः अपनी जगह पर आ गए, यानी कि आपकी आकृति को, आपकी अवस्था को बदलने का यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रयत्न हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, तो दीवार पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? मैं जो है इस फोर्स को, यानी कि इस दीवार को यहां से मूव करने का प्रयत्न कर रहा हूं, यानी कि इसकी अवस्था को बदलने का प्रयत्न कर रहा हूं। बदलेगा नहीं, क्योंकि इतने बड़े हम जो है सो गामा पहलवान तो है नहीं कि इस दीवार को ढा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका बल का डिफिनेशन होता है। दूसरी बात, आकृति के ऊपर। अब देखिए, इन दोनों के ऊपर हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। आप बस केवल इतना पहले ध्यान रखिए कि बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को या उसकी आकृति को बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब दूसरी बात समझिए, बल जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। बल जो है
वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स को एक बार देख लीजिए। जैसे संतुलित बल, संतुलित बल, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा असंतुलित बल, असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। तीसरा घर्षण बल, घर्षण बल, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। चौथा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। पांचवा विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी ये बहुत सारे टाइप्स के आपके फोर्स होते हैं, बल होते हैं, और ये सब एक्चुअली आपको फिजिक्स में जो है सो चैप्टर भी आ जाते हैं। चैप्टर आपका घर्षण बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत चुंबकीय बल हो गया। ये टोटल चैप्टर है जिसको आपको जो है सो एग्जाम में या फिर आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन संतुलित बल और असंतुलित बल जो है वो हमें यहाँ पे आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल का मतलब हुआ कि अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं, लेकिन दीवार जहां खड़ी है वहीं की वहीं खड़ी है। तो यहाँ पर यह कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? हम लोग यहाँ पर फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन दीवार में किसी भी प्रकार का कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो यह आपका होगा संतुलित बल। लेकिन दोस्तों, संतुलित बल के दौरान आकृति में परिवर्तन हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि हम जो है सो कोई बुक वगैरह लिए हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका जो है सो बुक है, इस बुक के ऊपर हम फोर्स लगाए तो क्या हो रहा है? इसकी आकृति बदल रही है, इसकी आकृति चेंज हो रही है। या फिर आपके पास आपने बैलून ले रखा है, उस बैलून पे आप अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? बैलून की आकृति क्या होगी? चेंज होगी। आप करके देख लीजिएगा, बैलून की आकृति बदल रही है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि संतुलित बल एक ऐसा बल होता है जो किसी वस्तु पर लगाने के बाद उसकी अवस्था तो नहीं बदलती, लेकिन उसकी आकृति जो है सो बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। ठीक है, जबकि असंतुलित बल होता है वैसा बल जब हम किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाते हैं तो वह बल उस वस्तु की आकृति और अवस्था दोनों को परिवर्तित कर देता है। जैसे कोई दोस्त मेरा खड़ा है, हम आकर के उसको धक्का देंगे तो क्या होगा? वो यहां से जो है सो आगे की तरफ चला जाएगा। तो क्या हो गया? उसकी जो है अवस्था में परिवर्तन होगी। और आकृति में तो जब संतुलित बल जब आकृति में परिवर्तन कर सकती है, तो क्या असंतुलित बल नहीं करेगा? सिंपल सी बात है कि कर देगा। कार जो है उसको हम लोग यहाँ से धक्का देकर के आगे की तरफ पुश कर देते हैं। या कोई गाड़ी जा रहा है, कोई कार जो है सो जा रहा है, उसको पकड़ के जो है सो खींच दिए और रोक दिए। या कोई साइकिल जा रहा है, उसके पीछे वाले कैरियर को पकड़ के हम रोक दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वहां पे हम लोग जो है असंतुलित बल का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि असंतुलित बल क्या होता है कि वह अवस्था और आकृति को बदलता है या फिर बदलने का प्रयत्न करता है, अवस्था और आकृति को बदल देता है। संतुलित बल प्रयत्न करता है, जबकि असंतुलित बल उसकी अवस्था और आकृति को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका बल। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, हम इसको मिटा देते हैं। इन तीनों को हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है, इसलिए इसको अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। संतुलित बल और असंतुलित बल मैंने आपको समझाया। अब बल की जो परिभाषा आती है, फोर्स की जो परिभाषा आती है, वो क्या बोलता है कि फोर्स वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है। किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है। तो हमें एक बात बताइए कि जिस वस्तु पर फोर्स लगेगा उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ मास होगा, कुछ क्या होगा? वेट होगा, द्रव्यमान होगा, यानी कि m। अब जब उसकी अवस्था को बदलेगा, उसकी अवस्था को चेंज करेगा, तो क्या चेंज होगा? यानी कि जो वस्तु रुकी हुई है वो तेज हो जाएगी, उससे तेज चलेगी और रुक जाएगी। यानी कि एक्सेलरेट करेगा या फिर डी एक्सेलरेट करेगा। यानी कि एक्सेलरेशन का यहाँ पे जो है थ्योरी आ जाती है। और यहीं से हम लोग पढ़ते हैं कि बल जो है उसका सूत्र क्या होता है? ma, मास गुने त्वरण, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण, मास गुने एक्सेलरेशन जो होता है, यह बल की परिभाषा को डिनोट करता है या बल की परिभाषा को बताता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिए, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा था, अगर इसका मात्रक लिखने की बात कही जाए तो त्वरण वाले में तो आपने देखा होगा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है, गुना है, हमने गुना दे दिया। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो फोर्स है इसका मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोस्तों इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम किस नाम से जानते हैं, न्यूटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन के नाम से जानते हैं, क्योंकि न्यूटन की जो परिभाषा मैंने अभी बताया, या सॉरी बल की परिभाषा जो हमने अभी बताया, इसको किसने दिया है, न्यूटन साहब ने ही दिया था। अगर इसके मात्रक डायमेंशन या विमा की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, केजी के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एम, मीटर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे एल, और सेकेंड के लिए इस्तेमाल करेंगे टी। चूंकि ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, विमा हो गया, यानी कि फोर्स का आपका विमा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप फोर्स समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरह से। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको बताइए, उस कंफ्यूजन को निश्चित रूप से फिर से एक बार दूर किया जाएगा। आप कमेंट करके हमको जो है इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं चौथा केस। चौथा केस क्या बताता है, जड़त्व या इनर्शिया के बारे में बताता है। जड़त्व या इनर्शिया के बारे में बताता है। यही जड़त्व या इनर्शिया जो है, इसकी डिफिनेशन हमको कहां से प्राप्त होती है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। जड़त्व क्या कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है, रुकी हुई है, खड़ी हुई है, या कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है। किसी वस्तु की गति क्या है, एक समान है, तो वह तब तक अपनी उस अवस्था को बनाए रखेगी, यानी कि विराम की अवस्था को या फिर एक समान गति की अवस्था को वह तब तक बनाए रखेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल आकर के कार्य न करे। ठीक है, यानी अगर कोई एक समान गति से चल रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे से दोस्त आया धक्का दे दिया तो क्या हो गया, उसकी एक समान गति में परिवर्तन आ जाएगा, या पकड़ के रोक दिया तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि एक समान गति में परिवर्तन आ जाएगा। तो वही चीज तो बता रहा है जड़त्व कि कोई भी वस्तु अगर एक समान गति की अवस्था में है या फिर विराम की अवस्था में है तो अपनी उस अवस्था को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स आकर के काम न करे। ठीक है, अब जो जड़त्व होता है इसको दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। वैसे होता 3 भाग है, लेकिन आपको 3 भाग नहीं पढ़ना है, आपको 2 ही भाग पढ़ना है। कौन कौन होता है, सबसे पहला होता है विराम जड़त्व, विराम जड़त्व, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और दूसरा होता है गति जड़त्व, गति जड़त्व, मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पहला होता है विराम जड़त्व, दूसरा होता है गति जड़त्व। देखिए एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जांपल्स दे दिए होते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि यह किस प्रकार के जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, एग्जांपल्स दिए होते हैं। अब जैसे विराम जड़त्व को हम पहले देख लेते हैं। विराम जड़त्व क्या है, हमने बताया कि कोई वस्तु रुकी हुई है, स्थिर है, तो क्या है, विराम जड़त्व में है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अभी ठंड का सीजन चल रहा है, जब ठंड खत्म होता है तो चूंकि ठंड में क्या होता है ना कि हम लोग नहाते हुआ तो नहीं है, थोड़ा सा कम नहाते हैं, कहीं से घूम करके आए रजाई में घुस गए तो धीरे धीरे क्या होता है, रजाई और कंबल में बहुत सारे धूल जमा हो जाते हैं। ठीक है, धूल आप समझते हैं, धूल जमा हो जाते हैं। अब जब होली का सीजन आता है, यानी कि जब ठंड खत्म होती है तो धीरे धीरे हम अपने रजाई को उठा करके कहां डालेंगे, ट्रंक में डालेंगे, क्योंकि ट्रंक में जो है ट्रंक इसलिए बनाया गया होता है ताकि बड़ी बड़ी चीजें उसमें डाली जा सके और रजाई बहुत बड़ी होती है। तो देखिएगा रजाई को ट्रंक में डालने से पहले क्या किया जाता है कि पापा जी जो है रजाई को निकालेंगे, बोलेंगे बेटा तुम उधर से पकड़ो, हम इधर से पकड़ेंगे। अब जो है पापा जी उधर से पकड़े, बेटा इधर से पकड़ा और लाठी लेकर के पापा जी मारे रजाई पे धम। ठीक है, रजाई पे जैसे ही मारा गया धम, अब रजाई जो है आगे की तरफ मूव कर गया, रजाई क्या हुआ, आगे की तरफ। लेकिन उसमें जो धूल कण बैठा हुआ है वो सब रेस्ट में मजा ले रहा है यार, मतलब रजाई का मजा ही कुछ और होता है। महसूस कर रहे होंगे इस ठंड में आप धूल जो है सो मजा ले रहा है, रजाई का ठंड का मजा ले रहा है। उस बंदे को पता ही नहीं है कि उसका रजाई क्या हो गया है, मोशन में आ गया है। अब रजाई मोशन में आ गया, रजाई आप पीछे की तरफ चला गया और जो धूल है वह नीचे की तरफ गिर गया। यह किसका एग्जांपल है, विराम जड़त्व का एग्जांपल है। दूसरा आपने सुना होगा सॉरी, कि कांच का गिलास है, कांच का गिलास है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने 5 का सिक्का डाला। अब जब हम 5 के सिक्कों को ऐसे कार्डबोर्ड को ऐसे ठोकर मारते हैं तो कार्डबोर्ड आगे चला जाता है और 5 का सिक्का ढम से उस गिलास में गिर जाता है। जबकि होना यह चाहिए था कि कार्डबोर्ड के साथ साथ सिक्का भी आगे जाता, क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने जो है ठोकर किसको मार दिया है, हमने ठोकर मार दिया है कार्डबोर्ड को, और जो रुपया है वो रेस्ट में है, मजा ले रहा है जिंदगी का, आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं। जैसे हम आप बैठे हुए हैं, गार्जियन बेचारे जो काम करने गए हुए हैं और आप जो जिंदगी का मजा ले रहे हैं, है कि नहीं। तो वो भी सिक्का अपने जिंदगी का मजा ले रहा है, लेकिन जैसे ही ठम ठप से लगता है कार्डबोर्ड आपका निकल गया आगे और सिक्का गिर गया गिलास में, तब उसको पता चलता है कहां आ गए हम।
ठीक है। तो ये जो चीजें हैं करने का मतलब ये है कि इस पे आप एक सेंस में और समझ लीजिएगा कि गार्जियन बेटा अगर काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनके नाम को रोशन कीजिए, क्योंकि वो बड़ा मेहनत से आपका पैसा 2 पैसा 4 पैसा 5 पैसा कमा करके आपके कोचिंग का फीस भरता है, आपके ट्यूशन का फीस भरता है, आपको जो है सो ड्रेसअप वगैरह दिलवाता है, ठीक है। भले ही अपने एक का खाना नहीं खाता, लेकिन आपको निश्चित रूप से 2 शाम का 3 शाम का खाना खिलाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप आराम ना कीजिए, पूरा जी जान लगा करके मेहनत कीजिए। और एग्जाम का सीजन है, यकीन मानिए दोस्तों, मैं किसी भी कीमत पे आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपकी कॉपी से ही आएंगे, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस बात का आप विश्वास कीजिए। एक बार ट्राई करके देखिए मेरे दोस्त। मैं नहीं चाहूंगा कि आपका जो रिजल्ट ना हो। आप देखते भी होंगे थंबनेल में बहुत सारे बच्चों का जो है सो रिजल्ट हुआ है, बच्चे आए हुए हैं मिलने, मिठाई खिलाए हुए हैं, तो उसका मैंने फोटो डाला है। मैं इसलिए नहीं डालता कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने रिजल्ट दिया है, मैं इसलिए डालता हूं दोस्तों ताकि आप इंस्पायर हो, आपके अंदर इंस्पिरेशन आए कि जब वो बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और आप कीजिए दोस्तों, ठीक है, और हमसे मिलने जरूर आइए। यहां विराम जरूरतों को हमने देख दिया, एक और देख लेते हैं। जब आप बस में, घोड़े पे, या फिर आप किसमें, ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, किसमें हैं आप, विराम में हैं। ट्रेन भी रुकी हुई है, बस भी रुकी हुई है, घोड़ी भी रुकी हुई है, आप किसमें हैं, विराम में हैं। या फिर बाइक पे आप बैठे होते हैं, तो बाइक पे आप क्या होते हैं, विराम में। अब चलाने वाला नहीं, जो पीछे बैठा होता है वो बंदा जो है सो विराम में होता है। लेकिन बाइक चलाने वाले को पता होता है, वो एक्सीलेटर लिया, बाइक घूम करके आगे बढ़ा, पीछे वाला जो पीछे बैठा है वो क्या हो जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है, यानी कि गिरने जैसी उसकी हालत हो जाती है। यहाँ पे देखिए कि जब कोई वस्तु रेस्ट में रुकी हुई है और हम उसमें बैठे हुए, तो सिंपल सी बात है हम भी रेस्ट में हैं, और जैसे ही वो आगे बढ़ेगी तो हम कहां जाएंगे, पीछे की तरफ, ठीक है। यानी कि विराम जरूरतों के कारण हम किधर जाएंगे, पीछे की तरफ। लेकिन वहीं पे अगर गति जरूरतों की बात आ जाएगी, तो मान लेते हैं कि बाइक चल रही है, घोड़ी चल रही है, दौड़ रही है, और आपका क्या नाम है उसका, जो ट्रेन है वो भी चल रही है। और जब ये तीनों अचानक से रुकते हैं तो क्या होता है, अब गाड़ियां तो पता है उनको कि ब्रेक लग चुका है, लेकिन हमको तो नहीं पता कि ब्रेक लग चुका है, क्योंकि ब्रेक हम देख ही नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं क्या, हमें ब्रेक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाइक पे भी हम पीछे बैठे हुए, घोड़ी में ब्रेक होता नहीं है, और ट्रेन जो है सो ड्राइवर चला रहा होता है, तो हम नहीं देख रहे होते कि ब्रेक लग चुका है। वो बंदा ब्रेक लगा दिया और हम जो है मोशन में जा रहे हैं आराम से, मजे से। ट्रेन जो है सो रुक गई। अब ट्रेन जब रुकी तो हम कहां की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जो गति जरूरत होता है उसके कारण हम किधर झुकते हैं, आगे की तरफ, जबकि विराम जरूरत जो होता है उसके कारण हम कहां झुकते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं। अब हमें लगता है दोस्तों कि आपको यह जरूरत, बल, त्वरण और औसत वेग जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी प्रकार की शिकायत है तो आप हमसे शिकायत भी कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए दोस्तों। बैठ करके जीवन कब तक काटिएगा, आपकी जीवन है, आपको बनाना है, आपको बिगाड़ना है। जैसा आज आप बोएंगे ना दोस्तों, कल वैसा ही आपको काटना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।